हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजीत कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा वीकली करंट अफेयर्स जो कि सितंबर के लास्ट वीक यानी कि फोर्थ वीक का फर्स्ट लेक्चर है ये। इसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स लिए हैं जैसे कि री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता। अभी इसके ऊपर तो काफ़ी ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में थी। देन पोषण अभियान देन ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये दोनों टॉपिक। देन मेघ चक्र ऑपरेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी करंट में इस चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ को लेकर के। उस पे ये काफ़ी उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। देन अम्बेडकर सर्किट, ऑब्वियसली अम्बेडकर जी से रिलेटेड अगर कुछ भी न्यूज़ में है तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट मटेरियल फॉर एग्जामिनेशन। देन मेक इन इंडिया, तो आप समझ रहे हैं कि ये तो बैकबोन है इंडिया के, जो फ्यूचर जो डेवलपमेंट होने वाली है इंडिया के लिए उसके लिए मेक इन इंडिया इज द बैकबोन। चलिए देखते हैं हम सारे टॉपिक्स को एक एक करके। री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता, राइट। अब चीता की री इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम ये समझना चाहिए कि चीता के री इंट्रोडक्शन की जरूरत क्यों पड़ी और क्या ऐसा हो गया था कि री इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ी। फिर चीता कहाँ से आ रहे हैं, कितने चीता आए हैं, कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, ये सारी बातें हम इस टॉपिक में समझेंगे, राइट। इसके लिए सबसे पहले चीता को री इंट्रोड्यूस करने के लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये तो कॉमन सेंस से भी हमें पता चलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो इस चीज़ को हैंडल करेगी, राइट। इसमें नेक्स्ट 5 इयर्स में 50 चीता, मतलब 50 ऐसे बिग टाइगर्स, बिग कैट्स को इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन अभी जो करेंटली जो फर्स्ट लॉट जो आया है चीता का, वो आया है 8 चीता है उसमें से 5 जो है वो फीमेल है और 3 मेल हैं, राइट, ताकि रिप्रोडक्शन अच्छे तरीके से हो पाए। दैट्स व्हाई फीमेल मोर देन मेल्स। तो यहाँ पे 5 फीमेल और 3 मेल लाए गए। ये आया है नामीबिया से जो कि अफ्रीका में है, राइट। और ये एक्चुअली हम जब चीता री इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, काफी टाइम से चल रहा है, तो ये ईरान से भी हम चीता लाने की बात कर रहे थे, एशियन चीता लाने की बात कर रहे थे, राइट। पर ईरान ने मना कर दिया क्योंकि उनके यहाँ पे जो चीता है वो खुद ही उनकी जो नंबर है वो कम हो रहे हैं, तो ईरान ने आउटराइटली मना कर दिया। फिर ये बात हम गए अफ्रीकन चीता को लाने की बात कर रहे थे, तो अफ्रीकन चीता को लाने की जब बात हुई तो नामीबिया से हमारी बात हुई है। और भी 2-3 कंट्रीज है, नामीबिया है, उसके साथ और कंट्रीज है जहाँ से हम चीता लाएंगे। जो ये 50 का चीता जो लाने की बात हो रही है, ये अलग अलग कंट्रीज से आएंगी, नॉट ओनली फ्रॉम नामीबिया, सॉरी। उसके बाद ये एनटीसीए जो है, ये एक्चुअली ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, राइट। तो ये क्या करती है कि टाइगर्स के जो पॉपुलेशन को लेकर के, इससे पहले जो प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट, ये टाइगर्स के घटते नंबर्स को लेकर से रिलेटेड है, ठीक है ना, कि टाइगर के नंबर को बढ़ाया जाए। अभी हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास वर्ल्ड का 70% टाइगर जो है वो इंडिया में है, राइट। और इससे रिलेटेड काफी, ये जो हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो रहता ही है कि टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, या फिर किस स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ये सारी चीजें एग्जाम में होती है। अभी जो नया टॉपिक आ गया है वो है चीता से रिलेटेड। तो चीता से रिलेटेड जो है वो चीता से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो उसको एनटीसीए देखेगी। एनटीसीए मतलब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि पार्लियामेंट में एक लॉ पास हुआ है, उसके अंदर इसका मेंशन है और इसके जो भी पावर्स है उसी लॉ में लिखे गए हैं, उसी एक्ट में लिखी गई है, ठीक है। और ये जो है एनटीसीए काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करती है। उसके बाद ये हमें पता होना चाहिए कि काफ़ी टाइम से जो है सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चल रहा था कि इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, रीस्टोर करने के लिए काफ़ी टाइम से चीता को रीइंट्रोड्यूस करने की बात चल रही थी। पर जो 7 ईयर लॉन्ग का जो बैन था इस चीज़ पर लेकर के, उसको हमने फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने हटाया और नामीबिया से चीता जो लाने की बात हुई वो सक्सेसफुल हो पाई, राइट। अब हमें समझते हैं कि रीइंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले रीइंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि आप किसी नई स्पीशीज को एक ऐसे एरिया में इंट्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे उसकी पॉपुलेशन नहीं है पर वो उस पर सर्वाइव कर सकती है वहाँ पे, राइट। जैसे कि कूनो नेशनल पार्क जो है, कूनो पालपुर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क ये है एमपी में, ठीक है ना। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में ये है, राइट। यहाँ पे कहीं पे होगा मेंशन, अभी आ जाएगा। तो वहां से यहाँ पे ये जो 8 चीता हैं हमारे पास, उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी नेशनल पार्क में क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट है और जो प्रे है, मतलब उनको शिकार भी तो चाहिए। अगर चीता आ रहे हैं तो फिर उनको शिकार करने के लिए वहाँ पे एनिमल्स भी चाहिए। तो वहाँ पे वो सारे कुछ जो है वो एम्पल अमाउंट में है, इसलिए इसको कूनो नेशनल पार्क में इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। उसके बाद इसके फायदे और क्या क्या है, जैसे कि री इंट्रोडक्शन का जो लार्ज कार्निवोर, आप सबको पता होना चाहिए कि
टाइगर्स, लायंस, ये चीता जो हो गए, लेपर्ड सॉरी, ये सारे क्या है, ये फूड चेन में सबसे ऊपर आते हैं, राइट। अब ये सबसे ऊपर आने की वजह से ये क्या करते हैं कि जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है लोअर एनिमल्स का, लोअर एनिमल्स मतलब जो फूड चेन में नीचे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले ऐसे ग्रास देख लेते हैं, ग्रास के बाद यहाँ पे सपोज एक गोट देख लेते हैं, इसके बाद एक हम रख लेते हैं फॉक्स या वुल्फ रख लेते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद रखते हैं यहाँ पे टाइगर, टाइगर है, लायन है, ठीक है। अब लायन का कोई शिकार नहीं करता, वैसे एक शेर को हो सकता है कि 50 कुत्ते मिलके पकड़ ले, मे बी ऐसा कुछ केस हो सकता है, या फिर शेर के बच्चे को पकड़ ले। पर ऐसा नहीं हो सकता कि कुत्तों ने दौड़ा दौड़ा के शेर को पकड़ना स्टार्ट कर दिया, शेर का शिकार स्टार्ट कर दिया। मतलब शेर जो है या टाइगर जो है वो फूड चेन में सबसे ऊपर है, राइट। अब इसमें क्या है कि ये टाइगर्स जो है या फिर लायंस जो है या फिर चीता जो है, ये क्या नीचे वाले के पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं, कितने फॉक्स होंगे, क्योंकि ये फॉक्स को खा जाएंगे अगर ज्यादा होगा इसका नंबर। तो फिर ज्यादा अगर गोट्स की नंबर ज्यादा हो जाती है तो फॉक्स जो है वो गोट्स को खा जाएंगे, ठीक है ना। या फिर गोट्स यहाँ पे डियर भी लिख लेते हैं, ठीक है ना, हिरन। तो इनकी पॉपुलेशन, और फिर अगर ये ज्यादा हो जाएंगे तो ये सारे घास खा जाएंगे, ठीक है ना। तो इन इस तरीके से ये क्या एक कंट्रोल रखते हैं, एक रेगुलेटेड कंट्रोल होता है जो नेचर ने खुद से ही बना रखा है। वो अगर हम उसके अंदर हम अगर इंटरफेयर करते हैं तो हम नेचर के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, राइट। तो एक्चुअली जो लार्ज एनिमल्स है, कार्निवोर्स है, वो नेचर को रेगुलेट करने का काम करते हैं, राइट। तो रीस्टोर द इकोसिस्टम फंक्शंस, तो ये इकोसिस्टम फंक्शंस ही हैं कि एक फूड चेन का, एक हेल्दी फूड चेन का मेंटेन रखना इज फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, राइट। तो बिग एनिमल्स अगर नहीं होंगे, सपोज लायंस की संख्या कम हो जाती है तो ऑब्वियसली फॉक्स ज्यादा हो जाएंगे, फॉक्स ज्यादा हो जाएंगे तो फिर उसके बाद गोट्स ज्यादा हो जाएंगे, अगर फॉक्स ज्यादा बढ़ जाते हैं वो सारे गोट्स खा जाएंगे, ठीक है ना। अगर सारे गोट्स खा गए तो फिर घास बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, राइट। आप समझ रहे हैं कि इस तरीके से लायंस जो है वो फॉक्स को रेगुलेट करते हैं, फॉक्स गोट्स को रेगुलेट करते हैं, गोट्स जो है वो घास को खा खा के रेगुलेटेड रहती है, सब प्रोपोर्शन में रहती है। The cheetah is the only large that can be eliminated mainly by overhunting, that has been eliminated by overhunting in historical times। हाँ, ये हम देख लेते हैं कि चीता आखिर खत्म कैसे हुआ। तो हिस्टोरिकल टाइम में, मतलब आज़ादी के टाइम पे जब अंग्रेज यहाँ पे थे, तो उन्होंने क्या किया कि हंटिंग जो एक स्पोर्ट्स माना जाता था उस समय पे, ठीक है ना। तो हाथी को मारना, शेर को मारना, चीता को मारना और मार मार के लेके जाके अपने घरों में उसको सजाते थे, तो ये एक हंटिंग स्पोर्ट होती थी। तो उसके वजह से जो चीता की जो संख्या थी वो कम हो गई। 1952 में उसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो 1952 से एक्सटिंक्ट है, और 2022 में हमने इसको इंट्रोड्यूस किया है, मतलब 70 ईयर्स, ठीक है ना। आफ्टर 70 ईयर्स चीता हैज बीन रीइंट्रोड्यूस्ड ऑन द लैंड्स ऑफ इंडिया। तो ये एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट हम कह सकते हैं एक एनवायरनमेंट के सेक्टर में, कि हमने चीता को फिर से इंट्रोड्यूस कर लिया है, राइट। अब चीता से और भी फायदा होगा, जैसे कि ये तो जस्ट अभी हमने मेंशन कर ही दिया कि कैसे ये फूड सिस्टम को मेंटेन रखते हैं। पर अगर हमने टाइगर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया तो हमें पता होना चाहिए कि जो ग्रीनरी है, ठीक है ना, फॉरेस्ट के अंदर, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि फिर अगर टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हो जाती है तो ऐसे जो हर्बीवोर्स है उनकी संख्या काफी बढ़ जाएगी, और वो फिर सारी ग्रीनरी को खत्म कर देंगे, ठीक है, खा खा के उनको सबको खत्म कर देंगे। दैट्स वाई जो फूड सिस्टम में, जो फूड चेन में जो नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन होनी चाहिए कार्निवोर्स की, हर्बीवोर्स की, वो रेगुलेटेड होनी चाहिए, राइट। देन ये प्रोजेक्ट टाइगर की तरह ही काम करेगा, जो चीता इंट्रोडक्शन का जो प्लान है उसको काफी रेगुलेट किया जाएगा, और इस तरीके से हम आने वाले टाइम में नंबर ऑफ चीता को, जो नंबर ऑफ जो चीताओं की संख्या है उसको हम बढ़ते हुए देखेंगे, राइट। रीजन फॉर एक्सटिंक्शन तो जस्ट मैंने मेंशन किया कि हिस्टोरिकल टाइम में जो हंटिंग थी उसकी वजह से, और प्रे बेस जो था उनका, जो वो खत्म हो रहा था। हैबिटेट, अगर हम जंगल काटेंगे तो उनका हैबिटेट खत्म हो जाएगा, फिर वो छुप नहीं पाएंगे ढंग से और वो शिकार नहीं कर पाएंगे, तो इससे उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम होती है। लेकिन क्लाइमेट चेंज जो ऑब्वियसली है ही, क्लाइमेट चेंज का असर तो हम हर तरफ देखते हैं हमारी लाइफ में, जो मानसून में, इन्वायरमेंट में, पाकिस्तान में इतना बड़ा बाढ़ आया है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हर किसी को, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स, प्लांट्स को भी, या फिर हमारे एग्रीकल्चर को, फूड सिस्टम को, सबको, ये फूड सिक्योरिटी, हर कुछ जो है वो इम्पैक्ट होगा, राइट। अब जो री इंट्रोडक्शन प्लान है वो हम जानते हैं कि कोनो नेशनल पार्क में इसको, जो एमपी है, मैं वहाँ पे इसको री इंट्रोड्यूस किया जाएगा। साउथ अफ्रीका, नामीबिया एंड बोत्सवाना, इन सारी कंट्री से इनको लाया जाएगा, राइट। अभी 8 चीता लाए गए हैं,
ये पुराना न्यूज़ है एक्चुअली, इसलिए यहाँ पे 8 से 12 लिखा हुआ है, पर 8 चीता लाए गए जिसमें 5 फीमेल है और 3 3 जो है वो मेल है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में ऐसे ये ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। देन चीता के बारे में अगर हम कुछ जाने तो हमें पता होना चाहिए कि चीता कोई ऐसा जानवर नहीं है जो अभी कुछ हजार साल पहले आया है। ये मायोसीन पीरियड से है, मतलब मोर देन 5 मिलियन ईयर्स। 5 मिलियन ईयर्स इसके एंसेस्टर्स जो हैं चीता के, वो 5 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पे रहते थे। मतलब ये इनकी जो हिस्ट्री है अर्थ पे वो बहुत लंबी है। और अर्थ पे जो जो सबसे तेज भागने वाले जो मैमल है उसमें चीता, वो चीता ही है जो सबसे तेज भागता है अर्थ पे, राइट। फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ इज चीता, राइट। देन अब हम आते हैं पोषण अभियान पे। पोषण अभियान क्या है कि ये न्यूट्रिशन जो है इंडिया की पॉपुलेशन की, उसको मेंटेन करने के लिए या फिर इम्प्रूव करने के लिए ये प्लान लाई गई है। इसको कहते हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जो कि 8 मार्च 2018 को लॉन्च की गई थी, राइट। इसके अंदर कुछ टारगेट्स रखी गई हैं पोषण अभियान के अंदर, जैसे कि स्टंटिंग, राइट, अंडर न्यूट्रिशन एंड अनीमिया। अनीमिया तो आप समझते हैं कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है गर्ल्स में, दैट इज अनीमिया, बिकॉज जो जब उनकी जो एज आती है वो पीरियड वाली, तो उसके अंदर ब्लड लॉस की वजह से उनको ब्लड की कमी हो जाती है। एंड उसके उस समय पे जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है वो उनको मिल नहीं पाता, क्योंकि गर्ल चाइल्ड जो है वैसे भी हमारी सोसाइटी में नेग्लेक्टेड होते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि इनके ऊपर जो खर्च किया गया वो वेस्ट हो जाता है। तो ये सब जो जो माइंडसेट है उसकी वजह से काफ़ी पॉपुलेशन जो है हमारी गर्ल पॉपुलेशन, जो फीमेल पॉपुलेशन है वो अंडर नूरिश्ड रहती है, और उससे फिर हमारे फ्यूचर जनरेशन को या फिर जो हमारे वर्किंग पॉपुलेशन है उस पर कभी काफ़ी असर होता है। तो कुछ टारगेट्स रखे गए हैं, जैसे कि सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट इज स्टंटिंग और वेस्टिंग। यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं है, पर एक चीज़ होती है स्टंटिंग और एक चीज़ होती है वेस्टिंग, ठीक है। स्टंटिंग का मतलब होता है लेंथ से, यानी कि हाइट लिख लेते हैं, लेंथ नहीं। और वेस्टिंग का मतलब होता है वेट से, ठीक है। अगर कोई बच्चा है जो 5 साल का है, पर 5 साल के बच्चे की एक हाइट हो जानी चाहिए, अगर उतनी हाइट नहीं हो रही है तो हम समझेंगे कि बच्चा स्टंटेड है, राइट। तो एक ये एज से रिलेटेड है, एज और हाइट का जो रेशियो है वो है। पर यहाँ पे वेस्टिंग क्या है, ये एज नहीं, ये हाइट और वेट का रेशियो है। यहाँ वेट और हाइट का रेशियो में लिख लेता हूँ कि एक सर्टेन हाइट के लिए एक सर्टेन वेट होनी चाहिए। लाइक अगर 3 फीट का बच्चा है और 4 फीट का बच्चा है तो उसकी एक हाइट होनी, इसकी एक वेट होनी चाहिए। अगर उस वो प्रोपोर्शनल वेट नहीं है तो इसका मतलब है कि बच्चा वेस्टेड है, मतलब उसकी जो न्यूट्रिशन है वो कम है, उसको खाना ठीक से नहीं मिल रहा है। सेम चीज़ है हंटिंग के साथ, सॉरी स्टंटिंग के साथ, नॉट हंटिंग। चीता दिमाग में घुस गया है इसलिए हंटिंग चल रही है अभी भी। तो स्टंटिंग है तो सेम चीज़, ये यहाँ पे एज का इशू है, और यहाँ पे हाइट एज, और यहाँ पे वेट हाइट का इशू है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ टारगेट्स रखे हैं पोषण अभियान में, जैसे 2% जो है वो रिड्यूस करना है हमारे को, क्या स्टंटिंग, उसके बाद अंडर न्यूट्रिशन को 2% कम करना है। ये सारे टारगेट्स रखे गए हैं पोषण अभियान में, ठीक है। देन टारगेट फॉर मिशन ब्रिंगिंग डाउन स्टंटिंग। अब स्टंटिंग जो है टोटल जो है हमारे को अभी 38% के अराउंड, जो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है उसके अंदर 38% के अराउंड स्टंटिंग है। मतलब आप समझ लीजिए कि 38% का मतलब होता है 1/3 के पास, है ना। 33% होता है 1/3, तो 1/3 से ज़्यादा हो गया ये। मतलब 1/3 जो पॉपुलेशन है हमारी बच्चों की, और या फिर मतलब ओल्डर पॉपुलेशन की भी बात करें तो स्टंटेड है, मतलब बिकॉज ऑफ अंडर न्यूट्रिशन, क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिली जब प्रोग्रेस कर रहे थे, और उसकी वजह से उनकी हाइट कम रह गई। तो ये 25% तक लाना है, जो 38% है, मतलब अभी जो मोर देन 1/3 है उसको 1/4 पर लेके जाना है 2022 तक, तो ये टारगेट है। देन पोषण अभियान की जरूरत क्यों पड़ी, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे को NFHS 5, NFHS क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ये सर्वे करती रहती है जो फैमिली के अंदर जो न्यूट्रिशन है, सेक्स रेशियो क्या है, ठीक है, चाइल्ड मोर्टालिटी क्या है, और मैटरनल मोर्टालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो NFHS सर्वे करती है, और उसके अंदर हमारे को ये डेटा मिलता रहता है, राइट। तो उसके हिसाब से 32% जो है वो चिल्ड्रन जो है वो स्टंटेड है, उसको हमें लाना है 25% तक। तो ये सारी चीज़ें, 35% ऑफ चिल्ड्रन बिलो 5 आर स्टंटेड, एंड 35% स्टंटेड है, एंड 32% जो है वो अंडर वेट है। तो इसकी वजह से इसको हमें कम करके 25% तक लाना है, ये हमारा टारगेट है। देन ग्लोबल न्यूट्रिशन मिशन, जो कि रिलीज किया है गया है WHO के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है कि इसको कौन रिलीज करता है, विच इज़ WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको रिलीज करता है। और इसके अंदर कुछ यहाँ पे रैंकिंग, सबसे पहले तो हम इसकी रैंकिंग देख लेते हैं, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। इसी के अंदर ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स की बात की गई है, जिसमें 116 है इंडिया की रैंक। 2020 में जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो उसकी रैंकिंग है इंडिया की 116 आउट ऑफ 180 कंट्रीज।
तो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो हमें रैंकिंग इंडिया की पता होनी चाहिए। एंड देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ह्यूमन कैपिटल आखिर होता क्या है। ये सेम क्वेश्चन हमारे को इस सिंपल से पैराग्राफ से हमारे यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक 18 और 19 में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। पर क्वेश्चन था कि व्हाट कंस्टिट्यूट्स ह्यूमन कैपिटल। उसके अंदर था नॉलेज, स्किल एंड हेल्थ, मतलब ऐसे थोड़े से पैराफ्रेज करके लिखे गए थी चीज़ें। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बातों से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो नॉलेज है, मतलब आपकी जो एजुकेशन लेवल है वो क्या है। देन स्किल्स है कि आपने अगर कोई स्पेशल स्किल सीखी है तो वो भी एक ह्यूमन कैपिटल है। सपोज इंडिया के अंदर ऐसी पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन जो है वो 2023 तक जो डब्ल्यू की, सॉरी, यूएन की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से नेक्स्ट ईयर यानी कि 2023 तक हम इंडिया जो है वो चाइना को भी सरपास कर देगा एज ए पॉपुलेशन पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इस केस में अगर आप सपोज कीजिए कि इंडिया की सपोज अगर 1/4 पॉपुलेशन भी जो है वो ग्रेजुएट हो जाए और इसके पास काफ़ी हाई क्वालिटी की स्किल्स हो। स्किल्स मतलब कि आप सेमीकंडक्टर्स बना सकते हैं, आप ऑटोमेटिक गाड़ियाँ बना सकते हैं। अगर इन सब फील्ड्स में अगर हमारी पॉपुलेशन अगर ट्रेंड है तो हमारी इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा, राइट? हम डेवलप्ड कंट्री बनने में हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो वो एक ह्यूमन कैपिटल है, राइट? तो स्किल एंड हेल्थ, ऑब्वियसली अगर हमारे पास हेल्दी सोसाइटी है, लोग दारू नहीं पी रहे हैं, लोग ड्रग्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना, लोगों को ऐसी बैड हैबिट्स नहीं है, ठीक है ना, और हेल्दी है और वहाँ की न्यूट्रिशन लेवल अच्छी है, तो ये सारी हमारी इकोनॉमी को काफ़ी हेल्प करते हैं। ये सारी चीज़ें ह्यूमन कैपिटल का पार्ट है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ह्यूमन कैपिटल का पार्ट जो है वो नॉलेज है, स्किल है एंड हेल्थ है, राइट? ये सारी चीज़ें जो है वो ह्यूमन कैपिटल के पार्ट्स होते हैं। देन हम आते हैं मेघ चक्र ऑपरेशन के बारे में देखते हैं। मेघ चक्र ऑपरेशन जो है, ये सबसे पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ये एक चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ को के से रिलेटेड ये मैटर है कि चाइल्ड सेक्स अब एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है ना? चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ करते हैं वो, मतलब चाइल्ड सेक्स में पोर्नोग्राफ़ी जो चाइल्ड से रिलेटेड होती है उसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं और इस तरह के मटेरियल को वो फॉरवर्ड करते हैं या फिर एज़ अ कंज़्यूमर वो कंज़्यूम करते हैं, राइट? तो इस उसी चीज़ को पकड़ने के लिए, क्योंकि एक हमारे बच्चे जो हैं वो काफ़ी वल्नरेबल होते हैं और उस एज के बच्चों को अगर इन सारी चीज़ों में अगर इन्वॉल्व किया जा रहा है तो ये एज अ सोसाइटी बड़ी शेम की बात है। तो सीबीआई ने ऐसा इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया है जिसका नाम दिया है मेघ चक्र ऑपरेशन, और ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जो इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन पीपल है, इंटरनेशनल लेवल पे जो यहाँ से ऐसे इस तरह के मटेरियल को ट्रांसमिट करते हैं क्लाउड बेस्ड सर्विसेज के थ्रू, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज के थ्रू, और वो ऑब्वियसली मोटा पैसा कमाते हैं। तो ऐसे लोगों को पकड़ना ज़रूरी है। तो आपको ये सिर्फ़ याद रखना है कि मेक चक्र ऑपरेशन जो है वो चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ से रिलेटेड है। सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और ऐसा ही एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था 2021 में, उसको ऑपरेशन कार्बन कहा जाता है, राइट? तो मेक चक्र ऑपरेशन, ऑपरेशन कार्बन, ये दोनों सेम चीज़ है, चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ से रिलेटेड है और इन दोनों केसेस में सीबीआई ने ही इन्वेस्टिगेशन किया है, राइट? देन आते हैं अम्बेडकर सर्किट पे। अम्बेडकर सर्किट आपको पता होना चाहिए कि अम्बेडकर जी जो हैं वो हमारे इंडिया के लिए, हमारी हिस्ट्री में, इंडिया में कल्चर में वो कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं, राइट? कास्ट बेस्ड अट्रॉसिटीज़ की जब बात आती है तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है कि इसमें इस फील्ड में अगर किसी ने कुछ किया है तो दैट इज़ भीमराव अम्बेडकर। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, वो थे हमारे अम्बेडकर साहब, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। तो उनकी लाइफ से रिलेटेड जो 4 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कनेक्ट करने की बात की गई अम्बेडकर सर्किट में। सबसे पहला उनका बर्थ प्लेस जो कि मऊ एमपी में, ठीक है ना, जन्मभूमि जिसको बर्थ प्लेस कहते हैं उसको। देन उसके बाद जो उनकी जो रिलेट उससे उसके बाद जो उनकी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो जब उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया, बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया, ठीक है? तो वो है दीक्षा भूमि, ठीक है ना? दीक्षा भूमि वो है नागपुर में, अगेन एमपी में। देन उनकी मृत्यु हो जाती प्लेस ऑफ डिमाइस जिसको महापरिनिर्वाणा कहते हैं, ठीक है ना? महापरिनिर्वाणा भूमि जो कि दिल्ली में है, तो ये इस प्लेस को ऐड किया गया है। एंड देन चैत्य भूमि जहाँ पे उनका क्रीमेशन किया गया है, मतलब उनको लाके फिर उनके जो फाइनल राइट्स होते हैं, ठीक है ना, जो लास्ट राइट्स होते हैं वो बुद्धिस्ट रिचुअल्स के हिसाब से उसको किया गया। ये 4 प्लेसेस को ऐड किया गया है इस अम्बेडकर सर्किट में। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि ऐसा मैच करने के लिए पूछ लिया जाए कि 4 ऐसे प्लेसेस दे दिए गए और पूछा कि इसमें अम्बेडकर सर्किट में कौन सी चीज़ कहाँ से रिलेटेड है या फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जन्मभूमि होगी इसको मऊ, देन प्लेस ऑफ डिमाइस वो हो गया इनका, सॉरी, उसके बाद आएगा नेक्स्ट, हम ऐसे सीरियल में याद रखते हैं। जन्मभूमि हो गई, उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म एम्ब्रेस किया है वो कि नागपुर में, फिर उनकी डिमाइस हो जाती है यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है वो दिल्ली में, और फिर उनकी जो
क्रिमेशन है वो किया जाता है मुंबई में, राइट? चैत्यभूमि मुंबई में, यहाँ पे उनका क्रिमेशन किया जाता है और सारी चीज़ों को फिर ऐसे इन सबको जोड़ करके एक सर्किट बनाया गया जिसका नाम दिया गया अम्बेडकर सर्किट। देन हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मेक इन इंडिया, जो कि इन्होंने 8 साल पूरा कर लिया मेक इन इंडिया ने, ठीक है ना? और मेक इन इंडिया क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आप देखिए इंडिया इससे पहले काफ़ी सारा इम्पोर्ट करती थी और इम्पोर्ट की वजह से क्या है कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज खर्च होता है, तो उससे हमारी करेंसी वीक होती है और एक कंट्री की जो एक स्टैंडिंग है वर्ल्ड में एज ए वो फॉरेन एक्सचेंज से भी डिसाइड होती है, ठीक है ना? उसका एक रोल होता है फॉरेन एक्सचेंज का। जब कंट्री की जो एक उसकी जो पावर होती है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज का काफ़ी रोल होता है। तो उसके लिए अगर हम खुद से हम एक्सपोर्ट करें तो हमारे को फॉरेन करेंसी मिलेगी, पर अगर हम खुद से खरीदें, इंपोर्ट करें ज़्यादा मैक्सिमम चीज़ें, तो फिर हमें क्या है कि हमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज हमें खर्च करना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन कि जो हमारा इंपोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा रेशियो होता है क्रूड ऑयल का, ठीक है ना, पेट्रोलियम का। अब पेट्रोलियम जो हम इंपोर्ट करते हैं, सपोज फॉर अ टाइम बीइंग अगर हमने पेट्रोलियम इंपोर्ट करना बंद कर दिया तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज कितना बढ़ जाएगा रातों रात कि हम में भी हो सकता है कि हम कंट्री मतलब एज ए कंट्री फॉरेन एक्सचेंज हम वर्ल्ड के दूसरे ऐसे कंट्री हो जाए या पहले भी हो सकते हैं विद इन 1 ईयर, क्योंकि हमारा फॉर एक जो हमारा खर्चा ही बंद हो गया क्योंकि हमारी सारी सेविंग हो जाएगी। सपोज हमने सारी जो हमारी जो एनर्जी के सोर्सेज है उसको हमने रिन्यूएबल एनर्जी में चेंज कर लिया, पर ऐसा होगा नहीं, पर स्लोली तो हो ही रहा है, हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन फ्यूल वगैरह, हाइड्रोजन फ्यूल सेल को हम इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ हम वहाँ पे पहुँचेंगे, पर इट विल टेक टाइम। तो हमने क्या धीरे धीरे उसमें कुछ स्टेप्स हैं जहाँ पे जैसे हमने मेक इन इंडिया में क्या किया है कि हमने बाकी जो कंपनीज हैं जो यहाँ पे अपनी चीज़ें बेचती हैं, हमने उनको कहा कि आप यहीं पे आके मैन्युफैक्चर करो, उससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे के लोगों को मिलेगा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, फिर यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी भी आएगी, ठीक है ना? तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक इकोसिस्टम भी क्रिएट होगा कि सपोज एक ऐसी कोई कंपनी है जो एक सपोज आईफोन बना रही है, ठीक है ना? एक आईफ़ोन कंपनी ने यहाँ बनाना स्टार्ट कर दिया। अब आईफ़ोन बनाने वाली कंपनी और भी बहुत सारी चीज़ें कंज़्यूम करती है, ठीक है ना? फिर उसको प्रोवाइड करने के लिए और भी छोटे-छोटे जो ऐसे बिज़नेस है वो स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है ना? फिर और भी कोई फ़ोन बनाने वाली कंपनी है उसने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे प्रोडक्शन। तो फिर उसको जो सप्लाई चाहिए, जो रॉ मटेरियल चाहिए या फिर जो कुछ भी ऐसा सप्लाई चाहिए, वो उसको प्रोवाइड करने के लिए फिर छोटे-छोटे जो बिज़नेस है वो स्टार्ट हो जाएँगे। एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगा। सपोज़ आईफ़ोन ने कहीं पे अपनी एक फैक्ट्री लगाई है तो वहाँ पे रोड्स बन जाएँगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था हो जाएगी। फिर वहाँ पे उस इकोसिस्टम को यूज़ करते हुए वहाँ पे छोटे-छोटे बिज़नेस और भी तैयार हो सकते हैं, राइट? तो ये एक इकोसिस्टम भी बनता है जिससे और छोटे-छोटे बिज़नेस जो है वो प्रॉस्पर करते हैं। देन सबसे जो दूसरी बात है वो टॉय की है, क्योंकि यहाँ पे जो बता रहा है डेटा वो 2013 से लेकर के और अभी 2022 तक के बीच में 636% का जंप आया है, ग्रोथ आया है, ठीक है ना? टॉयज़ सेक्टर में। अब टॉयज़ क्या है कि ये हमारे बच्चों के लिए खेलने की तो चीज़ है सिंपल सी, बट ये हमारे कल्चर को भी रिप्रेज़ेंट करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि जो बच्चे जिन टॉयज़ से खेलते हैं वो एक स्टोरी बताते हैं, वो एक कल्चर रिप्रेज़ेंट करते हैं, राइट? जैसे बार्बी डॉल है, ये जो बार्बी डॉल है, ये इसका हमारे कल्चर से कोई लेना-देना नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे, जो गाँव के बच्चे हैं, वो उस तरह की ड्रेस नहीं पहनते हैं, राइट? बार्बी जैसी ड्रेस नहीं पहनते हैं। पर हम अपने बच्चों को अगर ऐसे डॉल्स देते हैं, जो हमारे कल्चर से रिलेटेड, जो हमारी स्टोरी बताती हो, ठीक है ना? हमारी लेगेसी बताती हो, उन टॉयज़ के साथ अगर हमारे बच्चे खेलते हैं, तो उनकी जो एक एक अंडरस्टैंडिंग होगी हमारे कल्चर को लेकर के, उनकी जो यूनिटी होगी, सपोज़ एक नॉर्थ का बच्चा है, नॉर्थ इंडिया का बच्चा है, जो ऐसे एक टॉय से खेल रहा है, जो साउथ इंडिया के कल्चर को रिप्रेज़ेंट करता है, तो कल को वो बच्चा अगर साउथ इंडिया जाता है या फिर किसी साउथ इंडिया के आदमी से मिलता है, तो उसका जो इमीडिएट कनेक्ट है, वो दैट विल बिकम क्वाइट ईज़ी, है ना? वो साउथ इंडिया के लोगों से आसानी से मिल पाएगा। फिर ये नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी को मेंटेन करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, राइट? टॉयज़ एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, बट इसका जो फार फेचिंग जो रिज़ल्ट है दैट विल बी ह्यूज। तो इस चीज़ को समझते हुए गवर्नमेंट ने जो टॉयज़ सेक्टर में क्या किया है कि इम्पोर्ट को बैन करने मतलब कम करने के लिए जो होम ग्रोन टॉयज़ हैं, जो हमारे अपने टॉयज़ हैं, उसको प्रमोट करने की बात कही गई है। ठीक है, मुझे याद है कि बचपन में हम लोग सोनपुर मेला जाते थे, ठीक है ना? और वहाँ पे हमने एक ब्लैक कलर की ऐसे सीटी टाइप होती थी, एक व्हिसल टाइप होती थी, ऐसे कुछ उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ट्रायंगुलर टाइप होता था, ठीक है ना? यहाँ से ऐसे फूँको तो इधर से एक ऐसे शेप होता था, ऐसे मैंने बना दिया, इसको ऐसे बनाना चाहिए। यहाँ से एक ऐसे एक ये जस्ट ऐसे एक स्ट्रक्चर होता था, यहाँ से इसकी आउटलेट होती थी, यहाँ पे हम लोग इधर से एयर ब्लो करते थे और ये बहुत ही सिंपल, मतलब ऐसे मुझे याद है कि
₹1 के कुछ 4-5 ऐसे मिल जाते थे, ठीक है, जब मैं छोटा था तो। और मिट्टी की बनी होती थी ब्लैक कलर की, और सेम चीज़ इसी तरीके के जो जो टॉयज़ हैं वो जो हड़प्पा सिविलाइज़ेशन है उसके बच्चे भी खेलते थे। टेराकोटा टॉयज़ जो हम कहते हैं वही टेराकोटा मटेरियल से भी ये भी बनता है। तो आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। सोनपुर में अब तो ये चीज़ें खत्म हो रही हैं धीरे-धीरे, क्योंकि अब कौन इस तरह की चीज़ें कौन यूज़ करता है। पर इन चीज़ों को रिवाइव करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इन चीज़ों को रिवाइव करे, क्योंकि ये चीज़ें खत्म नहीं होनी चाहिए, वरना हमारे रूट्स ही खत्म हो जाएंगे, राइट। तो ये टॉयज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है मेक इन इंडिया की सॉरी, जो मेक इन इंडिया की ऑब्जेक्टिव है वही है कि जो इंडिया को एक ग्लोबल लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाना है इंडिया को। तो उसके लिए ये 2014 में लॉन्च किया गया था, और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो। जो हमारा टारगेट है वो है कि चाइना को हम पीछे छोड़ दें, ठीक है ना, सरपास दैट ऑफ चाइना, कि चाइना का जो रोल है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वो इंडिया का सबसे बड़ा है। सॉरी, नॉट इंडिया का, मतलब वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। चाइना इज़ द क्या कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हाउस ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना, फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ऐसे कहते हैं चाइना के बारे में। देन जो जो शेयर है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उसको 16 से 25% करना है बाई 2022, मतलब इसी साल के अंत तक। जो 16% है इनका शेयर, उसको 25% करना है, और इससे 100 मिलियन एडिशनल जॉब। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें, एक टॉयज़ ही अगर सपोज यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाए, जो हम बाहर से इम्पोर्ट करते थे, तो वो सारी जो जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो घरों में जो टॉयज़ बनती हैं, उनको कितना काम मिलेगा फिर। इससे इससे रिलेटेड, खैर एक्चुअली मेंस के क्वेश्चन हो जाते हैं, पर आप समझिए कि इससे रिलेटेड जो जो सिटीज़ में जो ओवर क्राउडिंग है वो कम हो जाएगी, क्योंकि गाँव में लोगों को बिज़नेस मिल जाएगा, वहाँ पे लोगों को काम मिल जाएगा, तो लोग शहर में नहीं आएँगे। फिर उससे शहर की जो पॉपुलेशन की जो सिस्टम है, जो पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, जो वाटर, जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, ये सारी चीज़ें काफ़ी ईज़िली सॉल्व की जा सकती हैं, जस्ट बिकॉज़ हमें गाँव के लोगों को हमने एक रोज़गार दे दिया है, एम्प्लॉयमेंट दे दिया है वहीं पे, गाँव में ही। देन इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय मेक इन इंडिया, ये सारी इनिशिएटिव्स है जो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करती हैं, जैसे नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो ये क्या है, पहले एक ही जो सपोज किसी को कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सपोज कोई फैक्ट्री लगानी है, तो उसके बहुत सारे क्लियरेंस लेने पड़ते थे, तो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स थी। अभी उन्होंने क्या किया, एक वेबसाइट बना दिया है, उसके पास वहीं पे जाइए, अब वहीं पे आपको सारी क्लियरेंस मिल जाएगी। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम ये कहती है। गति शक्ति क्या कहती है, कि गति शक्ति तो आप समझिए कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आना क्वाइट, मतलब 100 के 100% श्योर है कि गति शक्ति से एक क्वेश्चन तो बनता है, क्योंकि गति शक्ति जो है आने वाले टाइम में, यानी कि अगर इंडिया की सरकार रहती है, और रहती है, तो ऑब्वियसली गति शक्ति, इन्होंने एक ब्लैक, मतलब जो बैकबोन बिठाया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, ठीक है ना, वो गति शक्ति पे डिपेंड करता है। गति शक्ति क्या है कि कनेक्टिविटी की बात करती है, ठीक है ना, कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी की बात करती है गति शक्ति, एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है, कनेक्टिविटी एंड लॉजिस्टिक्स की बात करता है गति शक्ति, फाइन। अब ये गति शक्ति की वजह से सॉरी, गति शक्ति क्या है, आगे चल के जो लॉजिस्टिक्स है, मतलब कि सपोज बिहार जो ऐसी एक स्टेट है जिसके पास कोई ऐसी, बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसकी जिसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो काफ़ी लो है, जीडीपी जो है उस स्टेट की काफ़ी लो है। जो उसका रीज़न सबसे बड़ा एक बताते हैं, जो वहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं या फिर जो वहाँ पे जो इकोनॉमिस्ट हैं या फिर ऐसे लोग बताते हैं कि बिहार इज़ अ लैंडलॉक्ड स्टेट। उसका सी से कोई कनेक्टिविटी है नहीं, और है भी तो काफ़ी दूर है, जैसे उड़ीसा से कनेक्ट होकर के जाना पड़ेगा, झारखंड वगैरह, तो अब झारखंड भी अलग हो गया, तो और बिहार का डिस्टेंस जो है वो सी से बढ़ गया है। तो इसकी वजह से बिहार का जो जो रोल है ट्रेड में वो काफ़ी कम हो गया, क्योंकि वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाती चीज़ें। तो सपोज हमने एक ऐसी लॉजिस्टिक सिस्टम या फिर कनेक्टिविटी ऐसी बनाई जिसकी वजह से बिहार के लोग जो वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, सपोज मखाना बिहार का बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस मखाना है, और इंडिया में, पूरे इंडिया में मखाना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर होता है, और इसको जीआई टैग भी मिला है। अब अगर हमने रोड बना दिया सी से, जो कि बे ऑफ बंगाल में मिलता है, ठीक है ना, ये रोड बना दिया, अब यहाँ से मखाना सीधे यहाँ पहुँचेगा पोर्ट पे, और पोर्ट से यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा, राइट। तो इससे जो यहाँ के लोग हैं मखाना जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको एक बूस्ट मिलेगा, उनको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगी, और उनका जो प्रोडक्शन है वो एक नेशनल ग्लोबल लेवल पे उसको एक रिकॉग्निशन मिलेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी की वजह से ही हो सकती है। अब गति शक्ति के अंदर एक ही चीज़ नहीं है, रोड नहीं है, इसके अंदर ट्रेन है, इसके अंदर फ्लाइट है, इसके अंदर रोड है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अंदर
और भी लॉजिस्टिक्स की सारी चीज़ें हैं, ये सारा कुछ गति शक्ति के अंदर है। मतलब ये पूरे कंट्री के अंदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी से लेवल कनेक्टिविटी से कनेक्टेड रिलेटेड जो भी चीज़ें करेंगी सरकार, वो सबको गति शक्ति के अंदर एक साथ डाल दिया है। देन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी एक अपनी एक पहचान है, तो वहाँ की अपनी एक प्रोडक्ट भी होती है स्पेशल। उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किया गया है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप किसी स्टेट में जाएँगे और उस पर्टिकुलर स्टेट से जो डिस्ट्रिक्ट है उसके हेडक्वार्टर से जब आप गुजरेंगे रेलवे से, तो वहाँ पे आपको एक शॉप मिल जाएगा जहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके वो शॉप है। उस डिस्ट्रिक्ट की जो खासियत है वो उस शॉप में आपको दिखते हुए मिल जाएगी रेलवे स्टेशन के ऊपर ही, ठीक है ना? एंड एक्सपोर्ट एंड रिड्यूसिंग इम्पोर्ट्स, टॉयज़ के तो जस्ट मैंने अभी बात की है, स्कीम फॉर बिल्डिंग सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर तो ये तो फ्यूचर ही है, सेमीकंडक्टर, क्योंकि आप जानिए कि जो ताइवान है, वो ताइवान जो है वो वर्ल्ड का सेमीकंडक्टर पावर हाउस है, ठीक है ना? वर्ल्ड का मैक्स 60% वर्ल्ड का जो सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन है वो ताइवान से होता है, राइट? अब सपोज ताइवान से इंडिया के रिलेशन खराब हो जाए, ताइवान ने सेमीकंडक्टर जो इंडिया को सप्लाई करना बंद कर दिया या मना कर दिया या फिर कम कर दिया, तो हमारा ग्रोथ तो बिल्कुल ही रुक जाएगा, क्योंकि जो फ्यूचर है, जो हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो तो सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करता है। तो सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में होना चाहिए, उसकी अगर ऐसा हो जाता है तो हमें हमारे जो डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज पे वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से हम अपना मेक इन इंडिया को एक अच्छा बूस्ट दे पाएंगे। गति शक्ति के बारे में जस्ट मैं बता ही रहा था। ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, राइट? तो ये कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स की बात करता है कि बस आपको ध्यान में रखना है गति शक्ति, इतना काफ़ी होगा। ओके फाइन, सो विद दिस ये लेक्चर एंड होता है। ये फर्स्ट लेक्चर था, इसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स देखे। आप इसके रिलेटेड कमेंट्स या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें बताइए। आई होप कि आपको ये यूज़फुल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।